अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हुई भी नजर आ रही है? जी सर। ओके ओके। सो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बेसिकली हमने जो डिस्कशंस की थी वो डिस्कशंस ये थी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो गैदरिंग है और इंजीनियरिंग है उसका डिफरेंस हमने बेसिकली अंडरस्टैंड किया था। दूसरा फिर हमने ये डिस्कस किया था कि हमने उनकी इलिसिटेशन के लिए जो मामलात हैं उनको कैसे लेके चलेंगे, इसको फर्दर और डिस्कस भी करेंगे इलिसिटेशन वाले प्रोसेस को। और हमने टच बेस किया था कि ये रिक्वायरमेंट्स हम गैदर किन किन मेथड्स के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक पॉसिबल क्वेश्चन जो आप लोगों की तरफ से आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, इट इज कि जी इसके लिए रेफरेंस बुक कौन सी होगी, ठीक है। ये जो लेक्चर्स मैंने प्रिपेयर किए हैं ये लेक्चर्स जो हैं मल्टीपल जगहों से गैदर्ड हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन जो मैंने गैदर की है इसके अंदर वो मैंने की है IIBA की एक किताब है BA बॉक के नाम से, ठीक है। सो बिजनेस एनालिसिस बुक ऑफ नॉलेज BA बॉक, वर्जन 2 से था, वर्जन 6 था, वर्जन 5 था, जहां से मैंने सारी इंफॉर्मेशन गैदर की है। सो मैं आपके साथ उसका आप नेट से ढूंढेंगे आपको मिल भी जाएगा। आई ट्राई कि मैं उसको LMS के ऊपर अपलोड भी कर दूं ताकि आप लोगों को अगर डाउनलोड करके पढ़ना चाहें रेफरेंस के तौर पे तो देख सकें। बिजनेस एनालिसिस के ऊपर अब बहुत सारी सर्टिफिकेशंस होने लगी हैं, पहले सर्टिफिकेशंस इतनी नहीं होती थी। IIBA जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिसिस जो है ये चीजों इसने पहले ही सबसे पहले सर्टिफिकेशन लॉन्च की थी ग्लोबली। सो इसलिए जो है ना IIBA इज रैंक्ड द फर्स्ट इन द सर्टिफिकेशन सेक्टर। सो जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ये PM बॉक होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ नॉलेज, इसी तरह से इनकी है BA बॉक, बिजनेस एनालिसिस बुक ऑफ नॉलेज के नाम से, ठीक है। सो मैं लिंक वहां पे शेयर कर दूंगा। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड लेक्चर है, ये थर्ड लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा क्लास में। आज इसमें जो हमारी डिस्कशंस हैं जो आज कंप्लीट तो नहीं होंगी लेकिन इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। इट इज अबाउट कि जी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनकी जो सेग्रीगेशन है वो किस तरह से होती है, रिक्वायरमेंट्स को कैटेगराइजेशन किस तरह से की जाती है, यूजर इंटरफेस की जो रिक्वायरमेंट्स है उनका क्या हिसाब किताब होता है। उसके बाद थोड़ा सा एक डिस्कशन हम करेंगे कि जो बिजनेस एनालिस्ट होता है और सिस्टम एनालिस्ट होता है इन दोनों में फर्क क्या होता है। तो सिस्टम एनालिस्ट का जो रोल है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है। इसके अलावा लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स उनको डिस्कस किया जाएगा। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की जो मैनेजमेंट होती है यानी इसके अंदर चेंज मैनेजमेंट है, रिक्वायरमेंट एट्रीब्यूट्स हैं और रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स जो है हम उसको भी थोड़ा सा टैग करेंगे। इसके अंदर एक और असाइनमेंट आप लोगों के एंड पे ऐड होगा जो कि छोटा सा असाइनमेंट होगा, जो आप आराम से कर भी सकते हैं। वो होगा रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स, वो आप लोगों ने डेवलप करना होगा उसका, ठीक है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है जी। रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इज अ फाउंडेशन ऑफ द इंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अगर रिक्वायरमेंट सही से मैनेज नहीं होंगी तो प्रोजेक्ट के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो कुछ भी हो, कैसा भी हो, रिक्वायरमेंट्स क्लियर, करेक्ट और वेल डिफाइंड तो होनी ही चाहिए। तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक नंबर 1 वो क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए कि जो आपने इंफॉर्मेशन लिखी है वो बहुत क्लियर, साफ सुथरी जबान में, आसान जबान में लिखी हुई हो, करेक्ट हो, जो आपने लिखी हुई इंफॉर्मेशन वो वेरीफाइड होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि ऑपरेशन, सर्जरी और प्रोसीजर जो है हम आम लोग जो है उसको बिल्कुल एक कॉमन टर्म में यूज करते हैं, लेकिन ये कि फॉर अ डॉक्टर या फॉर टेक्निकल पर्सन ये सारे मामले अलग अलग हो सकते हैं। तो आपने प्रॉपर तरीके से जहां पर ऑपरेशन का वर्ड यूज होना चाहिए वहां ऑपरेशन का वर्ड यूज हो, जहां पे सर्जरी का वर्ड यूज होना चाहिए वहां सर्जरी का वर्ड यूज हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगली चीज आपके पास आ जाती है कि कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट का मतलब होता है कि हम आहंग, ठीक है। सो आप जो बात कर रहे हैं वो सिस्टम और आपस में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनका भी एक रिश्ता होता है, ठीक है। जैसे हमारी एक फैमिली होती है, इस फैमिली के अंदर
जैसे अब पाकिस्तान के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक चीज बहुत कॉमन है कि इंटर फैमिली मैरिजेस हो रही होती हैं। तो जी दो लोग हैं जो आपस में कजन्स हैं, उनकी शादी हुई भी है, हो सकता है कि जो उनके पेरेंट्स हों वो आपस में बहन भाई हों, बहन भाई से मुराद ये कि जो लड़का लड़की के माँ बाप हैं वो आपस में बहन भाई हों, ऑफ कोर्स, ठीक है। सिर्फ या उनके जो है ना फोर फादर्स में से ऐसे एलिमेंट हो सकता है, या एलिमेंट बाद दफा ये हो जाता है कि जी अगर हम कजन्स इंटर कजनशिप मैरिजेस हो रही होती हैं तो फिर चचा मामू खाला फुप्पी इनके बच्चों के साथ शादी हो रही थी, तो बेसिकली एक फर्द किसी एक सिंगल रोल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, वो मल्टीपल रोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कि वो एक शख्स जो है वो हो सकता है कि हस्बैंड भी हो, ये भी हो सकता है कि वो किसी मतलब मेरी मदर का, लड़की की तरफ से अगर बात करूं तो जी मदर का जो है वो भांजा भतीजा भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली लड़की वाली साइड से भी अगर देखा जाए तो वो कजन भी है, तो ऑफकोर्स दूसरी चीजें भी हो रही है। तो मींस आप एक शख्स जो होता है वो एक चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। सिमिलरली जब रिक्वायरमेंट्स की हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कोई एक एंगल नहीं होता। आपने कहा कि जी यूजर को लॉग इन होना है, सो यूजर लॉग इन तो हो रहा है, लेकिन उसके लॉग इन होने के ऊपर उसका रोल भी तो डिफाइन हो रहा है। लॉग इन होने के ऊपर सिस्टम आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन कर रहा है, या सिस्टम यूजर लॉग इन कर रहा है, या मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर या सुपर यूजर है वो लॉग इन कर रहा है। सो लॉग इन के अंदर सिर्फ हम ऑथेंटिकेशन चेक नहीं कर रहे कि उसको यूजर ने पासवर्ड याद है कि नहीं, हम बहुत सारी और भी डेफिनेशंस होती हैं उनको भी चीजें देख रहे होते हैं। सिमिलरली यूजर का ट्रैक रिकॉर्ड के जी उसने कितनी दफा लॉग इन किया, कितनी दफा लॉग आउट किया, कितनी देर तक लॉग इन रहा, उसका सेशन एक्टिव कितनी देर तक रहा, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस के अंदर होता है। तो ये सारी चीजें भी अब लॉग इन के जो मॉड्यूल होता है उसके थ्रू कंट्रोल की जा रही होती है। सो रिक्वायरमेंट जो है वो कोहेरेंट होनी चाहिए, वो उस नेटवर्क का हिस्सा होनी चाहिए जिसका ओवरऑल सिस्टम का पार्ट है, क्या कॉम्प्रिहेंसिबल होनी चाहिए, यानी कि आप उनको अंडरस्टैंड कर सकें, समझा सकें, क्लियर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। मॉडिफाइबल होनी चाहिए। मॉडिफाइबल से क्या मुराद होती है? मॉडिफाइबल से मुराद होती है कि वो चीज जो आप हतमी तौर पे कोई चीज, कोई स्टेटमेंट अगर आप लिखते हैं मिसाल के तौर पे कि अल्लाह एक है, राइट, ये स्टेटमेंट मॉडिफाइबल नहीं है। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, हमारा अकीदा भी हमको इसकी गुंजाइश नहीं देता कि हम ऐसी कोई बात कह सकें, नाउजुबिल्लाह किसी को कहनी चाहिए, ठीक है। सो हम ये स्टेटमेंट कह सकते हैं, लेकिन यही जुमला अगर आप कहा जाए कि गॉड इज वन, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूं मैं, बट यहाँ पे मैंने अल्लाह इज वन की जगह कर दिया गॉड इज वन। सो गॉड इज वन, ये जुमला मॉडिफाइबल है बिकॉज गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरे मजाहिब के अंदर गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, गॉड्स, मल्टीपल गॉड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है। तो आपको जो अपनी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं या जो आप चीजें लिख रहे हैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर, उसमें जो आप जबान इस्तेमाल करेंगे वो मॉडिफाइबल होनी चाहिए। क्यों मॉडिफाइबल होनी चाहिए? बिकॉज दैट अलाउज के कोई चेंज अगर आता है तो बहुत बड़ा चेंज ना आए। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, अगर आप ये कहते हैं कि दो टेबल्स हैं या दो सॉफ्टवेयर्स हैं या दो सिस्टम्स हैं, उनके दरमियान 1-to-1 का रिलेशनशिप मेंटेन होता है। सिमिलरली आप अगर यही स्टेटमेंट अगर आपने सही तरीके से मेंशन की है और गॉड्स वाला एलिमेंट एग्जिस्ट किया है, तो इसका मतलब ये है कि एक सिस्टम अगर वो पर्सन है तो वो गॉड का सिस्टम 1-to-1 भी हो सकता है और 1-to-many भी हो सकता है, मैनी गॉड्स का एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर सकता है। सो आपने अगर मॉडिफाइबल लैंग्वेज के अंदर कोई चीज लिखी है और वो चीज आपने फिल वक्त तो सिंगल यूजर फेस इंटरफेस में लिखी हुई थी, लेकिन अगर आगे जाके वो सिचुएशन चेंज हो जाती है तो उस सिचुएशन के हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट को ऑल्टर कर सकें, इसलिए आपको मॉडिफाइबल लैंग्वेज होनी चाहिए। प्लस वेरीफाइबल होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हैं ये आपको ये सोर्स कहाँ से मिली थी, कौन स्टेक होल्डर था, किसने क्या बात की थी। प्लस प्रायोरिटाइज होना चाहिए। आप जब कोई चीज खरीदने जाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट करते हैं,
तो हमेशा आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं उनकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। उसमें एक चीज आ जाती है कि जी गुड टू हैव है, ये मस्ट हैव है, ये मे बी की कंडीशन में आ जाती है। तो आपकी कोशिश होती है कि भाई ठीक है, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी हम जो मस्ट हैव चीजें हैं हम उनको पहले करते हैं, और जो दूसरी चीजें हैं जो कि कैन बी की सिचुएशन में आ सकती है या मे बी की सिचुएशन में आ सकती हैं, आप उनको प्रायोरिटी नंबर 2 पे लेके चले जाते हैं। इसको भी हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो प्रायोरिटाइजेशन जो है वो भी हो सके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, इस पर हम बात कर चुके हैं। ट्रेसेबल होना चाहिए, अगर आपने कोई रिक्वायरमेंट्स कहीं पे चेंज की हैं तो वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से इस तरह से लिखा हो कि उसके अंदर प्रॉपर हिस्ट्री मेंटेन हुई हुई हो, कौन सा पोर्शन किसने कब चेंज किया और किसके कहने पे चेंज हुआ, ये तमाम चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट के प्रॉपर वर्जन्स मेंटेन होने चाहिए, तभी वो चीज को आप ट्रेस कर सकते हैं। क्रेडिबल सोर्स होनी चाहिए ऑफ कोर्स, जब आप स्टेक होल्डर सिलेक्ट कर रहे होते हैं या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिलेक्ट कर रहे होते हैं जहां से इंफॉर्मेशन आनी होती है, तो आप ने वो सोर्स क्रेडिबल तरीके से आइडेंटिफाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे शख्स से इंफॉर्मेशन ले रहे हो जिसके पास इंफॉर्मेशन सही ना हो, या जिसके पास इंफॉर्मेशन में कोई कमी हो और अपडेट आप तक देर से पहुंचे या गलत पहुंचे। आप हमेशा ये चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको कौन शख्स बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस सोर्स से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं दैट हैज टू बी क्रेडिबल। और we should try to understand what sort of requirements may arise in the requirement illustration phase. What kind of requirements are expected from the software systems? Broadly, software requirements should be categorized into two categories. One, of course, functional requirements होती हैं, दूसरी आपकी non-functional requirements होती हैं। Functional requirements क्या होती हैं? Functional requirements which are related to the functional aspect of this software fall into this category. They define functions and functionality within and from the system. ठीक है, एग्जाम्पल क्या होती है? एग्जाम्पल ये है कि सर्च ऑप्शंस जो हैं given to users for search from various invoices. User should be able to mail any report to management. User can be divided into groups and groups can be have separate rights. Should comply business rules and administrative functions. Software is developed keeping downward compatibility intact. ये तमाम बातें जो अब लिखी हुई हैं, ये सारी बातें ख्वाहिशें हैं। आप इन ख्वाहिशात को पूरा करेंगे तो आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे होंगे। सही है। सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की एग्जांपल यहाँ पे शेयर की गई है। Non-functional requirements क्या होती हैं? Non-functional requirements which are not related to the aspect of software falls into this category. They are implicit or expected characteristics of a software which users make assumptions of. ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हम अगर इन चीजों को अकाउंट फॉर नहीं करते तो देयर आर चांसेस कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत सारी चीजों में लैग करे। ठीक है। सो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की एग्जांपल ये होती है कि सिक्योरिटी, दैट कुड बी अनदर एन एग्जांपल ऑफ इट। लॉगिंग, प्रॉपर लॉग्स मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी सॉफ्टवेयर की जो होती है वो किस तरह से मैनेज हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी सर्वर्स की, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, परफॉर्मेंस कैसी होगी, कितना रिस्पांस टाइम आ रहा होगा, कॉस्ट कितनी होगी, इंटर ऑपरेटिबिलिटी के आपका ये सॉफ्टवेयर जो है वो मल्टीपल ऑपरेशन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर कितना कंपैटिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी कि आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर चेंज होती हैं या कोई नई चीज मॉड्यूल इसमें ऐड हो रहा होता है तो आपका सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर किस तरह से डेवलप किया गया है कि आया उसके अंदर कोई और नई चीज ऐड या डिजास्टर हो सकती है। डिजास्टर रिकवरी, इन केस ऑफ एनी डिजास्टर सॉफ्टवेयर रिएक्ट कैसे करेगा? इन केस अगर आपका बैकएंड से आपका जो लॉजिक सर्वर है वो क्रैश कर जाता है तो फ्रंट एप्लीकेशन पे क्या नजर आ रहा होगा? डेटाबेस सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ओवरलोड हो गया है, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या रिस्पॉन्स आ रहा होगा? सो दूसरा, टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम बात करते हैं तो डिजास्टर रिकवरी इट्स अ होल वर्ल्ड वंस अगेन, इसके अंदर पीएचडी होता है अब तो। ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर अगर हम देखें तो एक पूरी दुनिया आबाद है कि जो डिजास्टर रिकवरी साइट्स हैं, हॉट साइट्स हैं, कोल्ड साइट्स हैं,
नैरो साइट्स हैं, बैरो साइट्स हैं, तो इन सारी साइट्स को, सब चीजों को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, किस तरह से रिडंडेंसी मेंटेन की जाती है, जब ओवरलोड की सिचुएशन आ जाती है तो किस तरह से दूसरे एनवायरनमेंट्स को क्लाउड के ऊपर और एक्सोर और दूसरे जो हमारे एनवायरनमेंट अवेलेबल है उनके ऊपर हम किस तरह से उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो डिजास्टर रिकवरी इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। एक्सेसिबिलिटी, बहुत से लोग डिफरेंट ब्राउजर्स यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शंस यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट दुनिया के अंदर मल्टीपल जगहों से किसी एक एप्लीकेशन को एक्सेस किया जा रहा होता है। ऐसी सिचुएशंस के अंदर बहुत सी जगहों पे कुछ इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वहां पे एक्सेसिबिलिटी का क्या एलिमेंट होगा, कहीं पर ये चीज किसी और प्लेटफॉर्म से एक्सेस की जा रही होती है तो वहां पे इसको किस तरह से रिस्पॉन्स बैक करेंगे। तो ये तमाम बातें या इसकी जैसी दूसरी बातें जो है ना वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का पार्ट होती है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस करने की कोशिश करूं या फंक्शन में डिस्कस करने की बात करूं तो ये है कि बेस लाइन जो होती है या सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर काम हो रहा होता है वो होता है सिस्टम रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसको अगर हम ऊपर से देखें तो ज्यादा समझ आएगा। वो ये होता है कि सबसे पहले आपका जो यूजर होता है, जो स्पॉन्सर होता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपना स्कोप क्या होगा मेरे प्रोजेक्ट का, मेरी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैं किस तरह से इस चीज को करना चाहता हूँ। तो वहां से बेसिकली आप बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत हाई लेवल होती है। जैसे आप नीचे आते हैं डिटेल की तरफ, आप बिजनेस रिक्वायरमेंट में से यूजर रिक्वायरमेंट्स निकालते हैं, आप यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उनके गोल्स को डिस्कस करते हैं, उनके इनपुट्स आउटपुट को डिस्कस करते हैं। तो वहां से आपके पास यूजर रिक्वायरमेंट्स निकल के आती हैं। और यूजर रिक्वायरमेंट्स को जब आप फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो वहां से आपके पास फंक्शनल और नॉन फंक्शनल चीजें निकल के आती हैं। फंक्शनल मींस कि व्हाट द सिस्टम डज, यानी काम क्या करेगा आपका सिस्टम। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये आती हैं कि हाउ वेल द सिस्टम डज इट, यानी कि वो काम कितने अच्छे तरीके से करेगा। सो ये दो टाइप की चीजें आपके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ जाती हैं। सबसे पहले बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आई, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स से आपने यूजर रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रैक्ट आउट करी, और यूजर रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो आपने उसको फर्दर ड्रिल डाउन किया तो आपके पास सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं। सो नॉर्मली ये साइकिल होता है जब आप हाई लेवल से डिटेल लेवल की तरफ मूव कर रहे होते हैं। एक और एग्जांपल, ये डायग्राम मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, वो ये है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसकी एग्जांपल नीचे लिखिए कि डोंट पुट व्हाट यू वांट बिफोर व्हाट यू नीड इट। सही है। सो इसको दोबारा से पढ़ते हैं, डोंट पुट व्हाट यू वांट टू डू बिफोर व्हाट वी नीड इट। जो आपको चाहिए वो अपनी जरूरियात से आगे ना रखें। आपकी जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। बिकॉज अगर आप अपनी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को बेसलाइन नहीं बनाएंगे तो आपका जो आर्किटेक्चर है वो स्ट्रांग नहीं होगा। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो जैसे गाड़ी घोड़े गाड़ी की बात है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये है कि एक बंदा गाड़ी चला सके, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा सके। वो जाएगा कैसे, वो किस तरह से जाएगा, वो घोड़े के थ्रू जाएगा, घोड़ा गाड़ी को पुल करेगा। तो अगर आप घोड़े के आगे गाड़ी को पुल कर देंगे तो बेसिकली आपने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का बेड़ा गर्क कर दिया। सो इसका एक दूसरा मतलब भी है, वो ये है कि जब कोई चीज डेवलप करने की बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बहस अमूमन नहीं की जा रही होती, या की जा रही होती तो बहुत सरसरी सी की जा रही होती है। सो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को बहुत स्ट्रांगली देखना चाहिए और अपनी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है और उसी के पैराहे में देखना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। रिक्वायरमेंट की कुछ कैटेगराइजेशन होती है। मस्ट हैव, सॉफ्टवेयर नॉट सेट ऑपरेशन विदाउट देम, यानी कि वो तमाम चीजें जो कि मस्ट हैव चीजें हैं कि एक सॉफ्टवेयर को ये काम तो करना चाहिए। कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो उसके रोम को यूज करता है या किसी प्रोसेसर को यूज करता है, उसका काम है कि वो बेसिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के फंक्शंस प्रोवाइड करे। ये मस्ट हैव है। ठीक है। शुड हैव, enhancing the functionality of the software। उसी कैलकुलेटर के अंदर जब आपके पास नंबर्स थाउजेंड्स या
मल्टी थाउजेंड्स के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो कैलकुलेटर के अंदर जो आपकी स्क्रीन होती है उसके अंदर कॉमा नजर आना शुरू हो जाता है। एवरी 1000 के बाद एक कॉमा नजर आना शुरू हो जाता है। ये इनहेंस कर रहा है उस फंक्शनैलिटी को, लेकिन अगर उससे मेन फंक्शनैलिटी का ताल्लुक नहीं है। तो ये मेन काम ये है कि वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के जो बेसिक फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करे। उस आपने शुड हैव करके उसके अंदर वो फंक्शनैलिटी ऐड कर दी कि जिसकी बेसिस के ऊपर वो नंबर्स की रीडेबिलिटी बेहतर कर रहा है। could have software can still properly function with these requirements। आपने कुछ एडिशनल चीजें कर दी, मिसाल के तौर पे अगर आप जरा फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स देखें तो उसके अंदर आपको एडिशनली ये मिल जाता है कि जी डेसिमल नंबर्स को आप मॉनिटर कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि अच्छा जी आपने कोई कैलकुलेशन करी तो आपको मल्टी डेसिमल 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल के आपको जो है ना वो डेसिमल वैल्यूज भी उसमें दिखाना शुरू कर देता है। दैट कुड हैव वाली चीजें आ जाती है। तो मस्ट हैव इज समथिंग जो कि रिक्वायरमेंट है कि होना ही होना चाहिए। शुड हैव कुड बी थिंग्स जो कि आपकी इनहैंस करता है एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को। कुड हैव कुड बी कि वो चीजें जो कि हम एडिशनली डालना चाहें तो डाल सकते हैं और उसके साथ एप्लीकेशन सही काम कर सकती है। और तीसरी होती है विश लिस्ट। विश लिस्ट ये होती है कि जी कैलकुलेटर के अंदर मैंने अगर 20 वैल्यूज का एक सम निकाला है, जैसे अगर आप दुकान पे जाते हैं, दुकानदार आपके सामान को कैलकुलेटर में वो कर रहा होता है। अमूमन अब जो कैलकुलेटर्स आते भी हैं और दुकानदारों में बहुत कॉमनली नजर आते हैं वो ये होता है कि आप बैक ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी नंबर्स थे जिनको ऐड, डिलीट, सब्ट्रैक्ट किया हुआ था उसके अंदर। सो दैट कुड बी अ विश लिस्ट। बट तो आपने क्लियरली आइडेंटिफाई करना होता है कि आप जो भी रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हैं उन रिक्वायरमेंट्स को आपने प्रॉपर तरीके से कैटेगराइज करना है कि यार इसमें से मस्ट हैव कौन सी है, शुड हैव कौन सी है, कुड हैव कौन सी है और आपकी विश लिस्ट कौन सी है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो होता है आपको निगोशिएशंस के अंदर। बिकॉज जब आप क्लाइंट के साथ बैठे होते हैं और क्लाइंट के साथ आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, उस टाइम पे, उस जगह पे आपको जो चीजें होती हैं वो उनकी तरफ से जो आ रही होती है वो उसमें तो हर चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज उसके लिए मैटर करती है। ठीक है, हर चीज उनकी ख्वाहिश होती है ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी फंक्शनैलिटी को इन कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो आप कभी भी उनकी प्रायोरिटाइजेशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्लाइंट इज समबडी जो कि आपके काम के ऊपर टाइम और पैसा लगा रहा है कि आप उसके बिहाफ पे काम उसको करके दें, राइट। ऐसी सिचुएशन के अंदर उसकी कोशिश होगी कि आपसे मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए। तो उसकी कोशिश होगी कि हर चीज जो है ना वो मस्ट हैव की लिस्ट के अंदर होनी चाहिए। बट यू एज अ बिजनेस एनालिस्ट जिसने बिजनेस को समझा है, उनके बिजनेस गोल्स को समझा है, उनकी रिक्वायरमेंट को समझा है, उनके कस्टमर्स को, उनके जो दूसरे मामलात हैं, उनके जो यूजर्स हैं उनको अंडरस्टैंड किया है, तो आपके लिए एज अ थर्ड पार्टी ये जस्टिफाई करना या कैटेगराइज करना निस्बतन बेहतर होगा कि आया ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी मस्ट हैव है, शुड हैव है, कुड हैव है या आपकी विश लिस्ट है। आप इनकी बेसिस के ऊपर इनकी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। आप इनकी बेसिस के ऊपर अपने सॉफ्टवेयर का जो प्लान है उसके ऊपर काम कर सकते हैं कि ठीक है जी पहले हम जो है मस्ट हैव की जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसके ऊपर काम करेंगे। जब मस्ट हैव बन जाएगा, हमारा बेसलाइन सिस्टम खड़ा हो जाएगा, तो जी फेज 2 पे हम मूव करेंगे जिसके अंदर आपकी जो शुड हैव वाली चीजें हैं जो कि फंक्शनैलिटी को एनहांस कर रही हैं, हम उन चीजों पे काम करेंगे। और अगर उसके बाद आपके अंदर सकत रही, टाइम रहा, पैसे रहे, तो हम कुड हैव और फिर उसके बाद विश लिस्ट के ऊपर काम शुरू कर देंगे। सो ये चीजें आपको एक स्ट्रेट लाइन पाथ देती हैं क्लाइंट से बात करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, अगर आपने प्रॉपर तरीके से इनको कैटेगराइज किया हो। लेकिन एक चीज का जो ध्यान यहाँ पे रखना है वो ये ध्यान ये रखना है कि क्लाइंट की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मस्ट हैव में जाएं और शुड हैव और कुड हैव या विश लिस्ट के अंदर चीजें कम से कम हो या ना ही हो। और आपका काम ये होता है कि आप रैशनल के बेसिस के ऊपर चीजों को आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीजें मस्ट हैव है, कौन सी चीज शुड हैव है और कुड हैव और विश लिस्ट बन रही होती हैं।
सो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है बिकॉज आपका पूरा प्रोजेक्ट प्लान इसके ऊपर चल रहा होता है. While developing software must be implemented, should have is the matter of debate with stakeholders and negotiations. And whereas could have and wish list can be kept as software updates. वो ठीक है, हम बाद में ऐड करते रहेंगे, आती रहेंगी बाद में. So these are things जो कि आपके मैटर कर रही होती है. Okay, user interface requirements. User interface या UI जिसे कहा जाता है is the most important part of the software and hardware or hybrid systems के अंदर अगर देखा जाए. The software is widely accepted if it is easy to operate, quick in response, effectively handling operational errors, and providing simple yet consistent user interface. एक एप्लीकेशन जो आपको हर स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट फॉन्ट्स, डिफरेंट कलर के बटन्स, डिफरेंट अलाइनमेंट, डिफरेंट चीजें देख रही हो, भले से वो कितनी ही अच्छी एप्लीकेशन हो, आप बहुत ज्यादा देर तक उसको एंजॉय नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा देर तक आप उसके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे, कंसिस्टेंट नहीं होगी वो. ठीक है, अपने मामलात के अंदर. दूसरी चीज जो है वो ये कि अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेशनल एरर सारी चीजें ले जाकर आपके मुंह पे रख देता है हर दफा कि भाई ये भी तूने गलत किया, ये भी तूने गलत किया, ये भी तूने गलत किया, तो उसकी एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही हो जाती है कि एक शख्स है जो आपका दोस्त है और वो दोस्त हर वक्त कंप्लेन करता रहता है चीजों के ऊपर. तूने ये सही नहीं किया, तुमने ये सही नहीं किया, तुमने ये सही नहीं किया, तुमने ये सही नहीं किया. ऐसे दोस्तों के साथ आप बहुत देर तक टाइम नहीं गुजार पाते बिकॉज हर चीज के लिए आप बोलते हैं कि भाई तेरे पास तो सिर्फ क्वेश्चंस रखे हुए हैं या क्वेरीज रखी हुई हैं या तुझे हर चीज के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस दोस्त के साथ टाइम कम गुजारते हैं, आप उसके साथ टाइम गुजारना ज्यादा पसंद करते हैं साइकोलॉजिकली, जो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके कहने से पहले ही आपके लिए सॉल्व करके रख देता है. जैसे घर में आपके यहाँ पेरेंट्स हैं, स्पेशली मदर्स की मैं बात करूंगा कि मदर्स जो है उनका एक बड़ा मजेदार सा रोल ये होता है कि आपके घर में बहुत सारी छोटी छोटी स्पेशली खवातीन की अगर मैं जनरल बात करूं, मदर्स की ना भी सही, लेकिन इन जनरल बहुत सी बात करूं खवातीन की, आपके घर में इतनी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अगर उनकी गैर मौजूदगी में आपको जब नजर आती है कि अच्छा वो कहीं पे अवेलेबल नहीं है या उनकी तबीयत खराब है या कोई रीजन है इसके से वो अपने मामला जरूरियात जिंदगी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, सो तब आपको पता चलता है कि यार ये भी मसला था, ये भी मसला था, ये भी मसला था. तो आप हमेशा उनके साथ कंफर्टेबल क्यों होते हो? कंफर्टेबल आप इसलिए भी होते हैं बिकॉज वो आपके ऑपरेशनल एरर्स होते हैं उनको आपके कहे बगैर रिजॉल्व कर देते हैं. सेम गोज विद द सॉफ्टवेयर. सही है. साइमल्टेनियसली आप में से वो तमाम लोग जो कि किसी ना किसी टीम को लीड करते हैं, सही है, या टीम्स में काम करने का इत्तेफाक हुआ है, चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर या अपने कामों के अंदर, आपको हमेशा वो लोग अच्छे लगते हैं जो आपको काम जल्दी करके देते हैं, और वो लोग अच्छे लगते हैं जो कि आपकी बात आसानी से समझा सकते हैं, मेरी तरह लंबी लंबी बातें नहीं करते, आसान तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को आप तक पहुंचाते हैं और उसका सोल्यूशन भी ले आते हैं. इजी टू ऑपरेट होते हैं, उनको आप जो कहे वो आसानी से समझ भी लेते हैं और काम भी कर लेते हैं. सो सेम गोज, ये सारी इंसानों वाली जो फीचर्स हैं यही हम सॉफ्टवेयर में भी देखना चाहते हैं कि वो इजी टू ऑपरेट होना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, जो ऑपरेशनल एरर्स हैं वो हर वक्त आपके लिए सामने ना रखे हो, चुपचाप मामला पीछे से खुद से मैनेज कर रहा हो. सिमिलरली आपके साथ आज जिस तरीके से वो है, जिस तरह से एक एप्लीकेशन, एक फंक्शन, एक मॉड्यूल जिस तरह से काम कर रहा है, एक पेज जिस तरह से नजर आ रहा है, सिमिलर फीचर्स सारे मामला उसके नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट मॉड्यूल, नेक्स्ट जो दूसरे मामला हैं वहां पे भी सेम तरीके से मैनेज हो रहा हो, कंसिस्टेंट हो उस एप्लीकेशन के अंदर. ठीक है. तो यूजर इंटरफेस रिक्वायरमेंट की जो बेसिक जो मामलात है, जो वाइडली एक्सेप्टेड एलिमेंट्स हैं, वो ये है. थोड़ी सी बात खाने की कर लेते हैं. ठीक है. प्रॉन्स मुझे नहीं पता आप में से कितनों को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है. ठीक है. और प्रॉन्स जो हैं आर वेरी डिलिशियस. जो लोग शौक से खाते हैं वो एंजॉय करते हैं प्रॉन्स को. ठीक है. और यकीनन मुंह में पानी भी आ रहा होगा उसको देख के.
पता है प्रॉन्स जो है दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम, और उसके अलावा से बहुत सारे मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉन्स इज समथिंग जो कि बहुत अच्छे होते हैं आपकी सेहत के लिए, और आपको ऑन एंड ऑफ खाना चाहिए, स्पेशली सर्दियों में आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। वो तमाम लोग जिसमें किसी किस्म की जिंक और कैल्शियम के एलिमेंट्स मिसिंग है, उनको प्रॉन्स ऑन एंड ऑफ अपनी खुराक का पार्ट बनाना चाहिए। आपको पता है कि ये इस लेवल तक पहुंचा कैसे, यानी कि जो आपके पास लेवल एग्जिस्ट कर रहा है, ये जो फ्राइड श्रिम्प्स है, ठीक है, ये आप तक जो आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ तक जो है पहुंचे किस तरीके से, ये इस हालत में हुआ करते थे। ठीक है ना, ये वही श्रिम्प्स हैं जो कि अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे। बनने से पहले उनकी ये वाली हालत होती है। जरा करीब से देखें तो कोई ये इस तरह का एक कीड़ा होता है जो कि आपको नजर आ रहा होता है। आपको लगता है कि आप उनको अभी भी खाना चाहेंगे, पसंद करेंगे इनको? नहीं। आपको लगता है कि इनके हेल्थ बेनिफिट्स कुछ कम हो गए इस हालत के अंदर? नहीं, इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी अभी भी उतने ही हैं। ठीक है, लेकिन वो अपील खत्म हो गई उसके अंदर। जो आपको अपील नजर आ रही थी यहाँ पर, वो अपील अब आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही। सही है, तो हमारी एप्लीकेशन चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, सही है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नाराज रहता हूँ अपने पाकिस्तान में, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लोग हैं या जो हमारे पास आईटी ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ, वो ये कि उनकी कोशिश होती है कि एक बेहतरीन एप्लीकेशन बना दें, लेकिन उसके यूआई के ऊपर कोई काम नहीं करता, या काम करते हैं तो बहुत ही बेसिक लेवल का काम कर रहे होते हैं, या हम ये छोड़ के छोड़ देते हैं कि यार ये तो डिजाइनिंग का काम है, ये तो ग्राफिक वाला काट लेगा। सही है, देखें अच्छी से अच्छी एप्लीकेशन जो है उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन अगर उसकी एप्लीकेशन कैन फील अच्छी है, उसके रिस्पॉन्स इस तरह के मामला अच्छे हैं, तो बहुत सारे एरर्स छुप जाते हैं। लोग एरर्स ढूंढने नहीं बैठते, लेकिन बहुत सी एप्लीकेशन जो कि बहुत जबरदस्त हैं और उनके अंदर पीछे ऑपरेशनल एरर एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन उनका लुक एंड फील अच्छा नहीं है, उनका यूआई अच्छा नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि लोग उसमें एरर्स ढूंढने बैठ जाएं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, हमें कोशिश ये जरूर रखनी चाहिए कि यूआई जो है वो कोई हल्का एलिमेंट नहीं है। यूआई इज इक्वली इंपॉर्टेंट जो कि बैकएंड की फंक्शनैलिटी होती है। आप जितना टाइम एफर्ट उसकी लॉजिक पे लगाते हैं, जितना टाइम एफर्ट आप उसकी डेटाबेस की उसके प्रोसीजर्स के ऊपर लगा रहे होते हैं, जितना टाइम एंड एफर्ट आप उसकी जो रिपोर्ट से सारे मामला में लगा रहे होते हैं, आपको उससे कम टाइम नहीं लगाना चाहिए यूआई के ऊपर। यूआई ऑल्सो रिक्वायर्स सेम अमाउंट ऑफ अटेंशन जितनी बैकएंड की चीजें होती हैं, और एज वी स्पीक हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताऊं क्यों। बहुत सालों तक जो है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए कोई किसी किस्म का साइंटिस्ट होना जरूरी होता था। सही है, शुरू शुरू में जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे, मैं बात कर रहा हूँ 60, 70, 80 की बात कर रहा हूँ, कोई सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट होना जरूरी होता था कि यार कंप्यूटर नॉलेज किसी के पास हो तो क्या बात है। अब एज वी स्पीक हर दूसरा शख्स जो है वो किसी ना किसी तरीके से सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहा होता है। कोई ना कोई बच्चा आपको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर को यूज करता हुआ मोबाइल के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर आपको नजर आ जाएगा। ये तमाम लोग टेक्निकल नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट टेक्निकल, दे आर कंप्यूटर लिटरेट, लेकिन दे आर नॉट टेक्निकल। और अब एक कंप्यूटर लिटरेट आदमी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेगा तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने इसको जावा में बनाया है, आपने इसको इसका कोड पाइथन के अंदर लिखा था, आपने इसके पीछे जो है ना रूबी और रेल्स इस्तेमाल की थी, इसका डेटाबेस माईसीक्वल पर है कि ओरेकल के ऊपर है, या माईसीक्वल या आपने माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर्स के लिए इस्तेमाल किया था। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि एक क्लाउड पे पड़ा हुआ है या किसी तीसरे सर्वर पे पड़ा है जो कि इंटरनेट लाइव आईपी से उठ के आ रहा है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि इसके पीछे ये वाली सिक्योरिटी चल रही थी, ये वाले मामला चल रहे थे। उसका सिंपल ये होगा कि भाई मेरा डेटा तो कहीं नहीं जा रहा ना यार, मेरे सामने मेरा डेटा मौजूद है, कहीं नहीं जा रहा। वो दूसरी बात करेगा जो मैं काम कहता हूँ वो काम वो करता है कि नहीं करता, एंड दैट्स इट।
majority users are not interested in the technical things. Unfortunately हमारे यहाँ ज्यादा फोकस डिस्कशंस का जो है ना वो उस तरफ चला जाता है. इनफैक्ट वो तमाम लोग जो अपना सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर बनाकर एज अ प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, वो भी क्लाइंट के पास जाते हैं और जाने के बाद वो उसकी वो टेक्निकल चीजों के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं जिसके बारे में क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि जी ये जो है हमने इतने लेवल की इसमें इंक्रिप्शन रखी हुई है और इस तरह से ये होगा और इस तरह से वो होगा. बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए और आपने किया है, दैट्स एक्सेलेंट. लेकिन एक आम बंदा जो सॉफ्टवेयर को सिर्फ और सिर्फ एज अ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, आप उसके लेवल की इंफॉर्मेशन उसको दें. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको अंग्रेजी आती है बिकॉज आप अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े थे, आपको अंग्रेजी मुख्तलिफ जगह पे पढ़ाई गई है, आप जिस एनवायरनमेंट में उठे बैठे हैं वहां पे आप अंग्रेजी समझ सकते हैं, अंग्रेजी में कम्युनिकेट कर सकते हैं लोकली भी और इंटरनेशनली भी. और आप जाएं और जाके किसी सब्जी वाले के पास बोलेंगे यार कैन आई हैव एन हाफ केजी ऑफ बीटरूट, वो पहले पूछेगा जी हाफ केजी तो समझ आ गया जी, बीटरूट क्या होता है, फिर आप वो मुंह टेढ़ा करके बोलेंगे जी चुकंदर. ठीक है, आप उस क्लाइंट के साथ, उस एंड यूजर के साथ उस जबान में बात कर रहे हैं जो वो समझ नहीं रहा. सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज्यादा फोकस जो है उन चीजों पे चला जाता है जिसकी वजह से हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थोड़ी सी पिटी सी रहती है. जो हमारे टेक्निकल लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स हैं, उनका फोकस ज्यादातर टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर, सिक्योरिटी, उन सारे मामला पे रहता है और यूआई के ऊपर कम हो जाता है. तो टॉक टू द पीपल इन देयर ओन लैंग्वेज, इन द कॉमन लैंग्वेज उस तरह से हो रही होती है. ठीक है, user interface requirements, UI is the only way for user to perceive the system, यानी कि उसको देखने के बाद ही समझते हैं कि कैसा है. A well performing software must also be equipped with alternative with attractive, clear, consistent and responsive user interface. ठीक है, otherwise the functionality of the software cannot be used in a consistent way. User acceptance majorly depends on how user can use the software. अच्छा, एक और तलवार होती है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के सर पे लटकती रहती है जब वो किसी थर्ड पार्टी के लिए कोई डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, वो होती है यूएटी की तलवार. कि जी यूएटी एक दफा हो जाए ना तो यार जान हल्कान हो जाएगी, सुकून हो जाएगा कि यार मामला क्या हो रहा है. यूएटी के अंदर आप बेसिकली अपनी डेवलप चीज को कस्टमर को देते हैं साइन ऑफ करने के लिए कि भाईजान जो आपने हमसे मांगा था हमने उसको डेवलप कर दिया है, आप काइंडली इसको एक नजर देखें और हमें साइन ऑफ दे दें. आप साइन ऑफ दे देंगे तो उसकी बेसिस के ऊपर फिर हम आगे डिप्लॉयमेंट करके इसको गो लाइव कर देंगे. क्योंकि अमूमन इनकी बेसिस के ऊपर आपके कॉन्ट्रैक्ट जो उनसे हुआ होता है उसके अंदर से डिफरेंट फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन होती है जो आपको निकल के आ रही होती है. सो कीपिंग दैट इन माइंड, आपके सर पे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम यूएटी की बहुत बड़ी तलवार होती है जो सर पे लटक रही होती है. यूएटी क्लियर हो जाता है तो आपको होता है कि ऐसे चलो ठीक है अब तो सारी बातें आगे बढ़ गई हैं और हम फंक्शनैलिटी के ऊपर जो है ना सिर्फ डिप्लॉयमेंट वाले मामला पे चले जाते हैं. सो वहां पर भी अगर आपके यूआई कंसिस्टेंट और अच्छा होगा, देयर आर लाइकली चांसेस कि वहां पर आपको एक्सेप्टेंस आसानी से मिल जाएगी. क्योंकि मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो यूजर है, जो एंड यूजर है, वो टेक्निकली चीजों को नहीं कम देख रहा होता है बनिस्बत इसके